हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स राइट में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट वर्षा आपको आज बताऊंगी भरण पोषण के मामले में ये है कानून के महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहती है सीआरपीसी की धारा 125। तो ये जो धारा है वो मेंटेनेंस टू वाइफ के लिए बनाई गई है। तो एक केस देखते हैं, राजेश बनाम सुनीता, राजेश वर्सेस सुनीता और अन्य के केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे, चाहे इसके लिए उसे भीख मांगनी पड़े, उधार लेना पड़े या चोरी करनी पड़े। इस केस में पति ने अपनी पत्नी को लगभग 4 साल तक मेंटेनेंस नहीं चुकाया था, जिसके बाद अदालत ने उसे 12 महीने की सज़ा सुनाई। इसके अलावा पति की ओर से अगर यह साबित कर दिया जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के उससे अलग रहती है, तो भी न्यायालय पत्नी के भरण पोषण के आवेदन पर सुनवाई करते हुए इस तथ्य पर गौर करते हैं। तथ्य यानी फैक्ट, सच। अनिल वर्सेस मिसेस सुनीता के केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से दूर रह रही थी, इसलिए अदालत ने भरण पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया। भरण पोषण के केस में जिस पक्ष के पास पूर्ण तथ्य है, जिसके पास पूरा सच है और अदालत में अगर वे साबित किए जाते हैं तो फैसला उसके पक्ष में हो सकता है। इस हर केस के अपने अलग अलग बिंदु और हालात होते हैं, इसलिए केस के तथ्यों को संबंधित कानून की रोशनी में देखने से पक्षकार को खुद ही आभास हो जाता है कि उसका केस कितना मजबूत है। तो सारा जो केस है जो होता है फैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो भरण पोषण पाने के हकदार कौन लोग होंगे? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्न लोग भरण पोषण पाने के पात्र होते हैं। पत्नी जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, ठीक है। अवयस्क संतान जो भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, भले यह संतान धर्मज हो या अधर्मज। धर्मज यानी लेजिटिमेट चाइल्ड और अधर्मज यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड। मतलब तो लेजिटिमेट चाइल्ड मतलब होता है जो शादी होने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे लेजिटिमेट चाइल्ड बोलेंगे। और इलेजिटिमेट मतलब शादी के बाहर अगर आदमी किसी और औरत के साथ संबंध बनाता है और उससे जो बच्चा होता है उसे इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो विवाहित हो या अविवाहित हो, ऐसे संतान को भरण पोषण मिलने का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। तो और जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उन्हें भी भरण पोषण पाने का हकदार है। जो भी उनका बेटा है, जो मुखिया है फैमिली का, उनसे वो भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय समाज में विवाहित महिलाओं को कामकाजी नहीं होने दिया जाता है तथा महिलाओं का संसार बहुत संकुचित होता है। उन्हें घर बार तक सीमित रखा जाता है, जिससे उनके जीवन में कोई वित्तीय महत्व और वित्तीय स्रोत नहीं रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि शादी के बाद अक्सर ससुराल वालों की ये सोच रहती है कि हमारी बहू ने घर में ही रहना है, बच्चे संभालने हैं, पति संभालना है, घर संभालना है। तो और वो इस सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में वो बाहर जॉब करने की परमिशन ना होने के कारण घर में अपने जिम्मेदारियां निभाती रहती है और इस कारण वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है मॉनिटरी। उसके पास में कोई स्रोत नहीं रहता है इनकम का, वो पूरी तरह से अपने पति के ऊपर डिपेंड रहती है। धन के मामले में वह अत्यंत पंगु होती है, लगभग पूरी तरह पति पर आश्रित। उसकी यह स्थिति होती है कि यदि जिस भी व्यक्ति पर आश्रित है वह व्यक्ति उसका साथ छोड़ दे तो वह महिला रोटी कपड़ा मकान तक से वंचित हो जाएगी। समाज में महिलाओं की स्थिति को इस तरह से कर दिया गया है कि वह स्वयं अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाती है। धारा 125 का उपयोग सर्वाधिक भारतीय विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। पुरुष विवाह के उपरांत स्त्रियों का परित्याग कर देते हैं और किन्हीं अन्य स्त्रियों के संपर्क में लग जाते हैं। यह परिस्थितियाँ और भी अलग हो सकती हैं,
ऐसी परिस्थिति में उस पुरुष पर आश्रित पूर्व स्त्री दिनहीन हो जाती है। इस भांति परित्याग की गई या तलाक दी गई, परित्याग यानी ऐसे ही छोड़ देना बिना तलाक के, बिना कारण के, तलाक दी गई स्त्रियों के लिए दंड प्रकृति संहिता की धारा 125 ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तो लेडीज़, आप इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। जिनके साथ भी गलत हो रहा है प्लीज़ इस सेक्शन का उपयोग कीजिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। यदि कोई संतान किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो ऐसी संतान, जो बच्चा 18 साल के नीचे, वो तो मेंटेनेंस मांग ही सकता है अपने माँ बाप से। लेकिन जो संतान जो मेजर हो चुका है, 18 साल के ऊपर हो सकता है, लेकिन किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वो भी अपना भरण पोषण के लिए, खर्चे के लिए केस फाइल कर सकता है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में। तो व्यक्ति के माता पिता जो अपना भरण पोषण पर कर पाने में असमर्थ है, तो व्यक्ति के माता पिता अपने बेटे के ऊपर केस कर सकती है भरण पोषण का, जो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ है। तो देखते हैं असमर्थता क्या होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक शब्द असमर्थ बारंबार प्रयोग किया गया है, वह है असमर्थ। इस शब्द का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ठीक है। केवल वही आश्रित उस व्यक्ति से जिस पर वह आश्रित है भरण पोषण मांग सकता है। असमर्थ होना भरण पोषण का उत्तराधिकारी होने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो ही भरण पोषण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। असमर्थ यानी डिपेंडेंट, ओके, कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो किसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से अपना खुद का इनकम जनरेट नहीं कर पाता है, कहीं जॉब नहीं कर पाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हाँ, जो भी डिपेंडेंट्स है वो अपने फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली को मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो देखिए इसमें लीगली वेडेड वाइफ आ गई, माइनर चिल्ड्रंस आ गए, और चिल्ड्रेन दैट हैविंग मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, एंड पेरेंट्स ऑफ द जो भी पेरेंट्स अपने बेटे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। वित्तीय सहायता है जो एक पति को अपनी पत्नी को भुगतान करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, जब वह तलाक की कार्रवाई के साथ साथ तलाक के बाद अपने दम पर वित्तीय रूप से बनाए रखने में असमर्थ होती है। देखिए, रख रखाव का भुगतान पति द्वारा या तो मासिक आधार पर या एक मुश्त किया जाता है। जैसे देखो, एक तो होता है मेंटेनेंस, दूसरा होता है एलिमनी। मेंटेनेंस होता है जो मंथली मिलता है, और जो एलिमनी होता है वो वन टाइम सेटलमेंट रहता है, ठीक है। जो भी लेडीज़ है वो अगर तलाक ले रही है या किसी पति ने तलाक दे दिया है, तो ऐसी लेडीज़ जो होती है खुद के पैरों पर खड़ी नहीं होती है, असमर्थ होती है खुद को मेंटेन करने में, तो वो एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है मंथली अपने पति को, या फिर एलिमनी डिमांड कर सकती है, ताकि पत्नी जीवन की मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि का लाभ उठा सके। मेंटेनेंस की अवधारणा का उद्देश्य पत्नी को आराम और जीवन शैली की उसी स्थिति में वापस लाना है जैसा कि उस समय था जब उसकी शादी हुई थी, राइट। रखरखाव की कोई निश्चित राशि नहीं है कि पति अपनी पत्नी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, और यह एक फैमिली कोर्ट के विवेकाधिकार पर है। देखिए, मेंटेनेंस की कोई एक निश्चित अमाउंट नहीं होती है, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि उसकी इनकम देखकर, सारे फैक्ट्स को देखकर, सारे प्रूफ देखकर कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना मेंटेनेंस देना चाहिए वाइफ को, या पति कितना मेंटेनेंस दे सकता है, डिपेंड्स ऑन हिज बैकग्राउंड एंड हिज सैलरी, ओके। एक महिला के रखरखाव के अधिकार उसके लिए लागू व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं, और रखरखाव के नियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी कानून के तहत
भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी अपना रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग रख रखाव के नियम अलग है, थोड़े से भिन्न होते हैं। तो इस कानून के तहत एक पत्नी निम्नलिखित मामलों में अपने पति से अलग रह सकती है। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है कि पति पत्नी को अपने पति से दूर रहना है, तो तब भी वो अगर इस सिचुएशन में अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पति ने बिना किसी उचित कारण के पत्नी को छोड़ दिया। देखिए, पति कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड लोग जो होते हैं ना, अपने वाइफ को विदाउट रीज़न छोड़ के चले जाते हैं। कोई रीज़न बताते नहीं है कि भाई क्या हुआ, ऐसे ही चले जाते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पति ने पत्नी से क्रूरता से व्यवहार किया हो। देखिए, क्रूरता में क्या आता है, क्रूएल्टी। क्रूरता का मतलब क्रूएल्टी। क्रूरता में देखो आता है कि एक शारीरिक क्रूरता और एक मानसिक क्रूरता। ठीक है, फिजिकल हरासमेंट और दूसरा होता है मेंटल हरासमेंट। तो इसमें आता है क्रूअल्टी में कि शारीरिक चोट देना, मानसिक तकलीफ़, ठीक है, देना, मानसिक अशांति फैलाना, पत्नी को अनदेखा करना, पत्नी का लोगों के सामने, रिलेटिव्स के सामने अपमानित करना। ठीक है, चरित्र के बारे में बुरी बातें करना, दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको फोर्स करना। ठीक है, गालियाँ देना, उसको अपने माँ बाप, उसके पत्नी के माँ बाप को नीचा दिखाना, उनके बारे में अपशब्द का यूज़ करना, अपमानित करना, मारपीट करना, हर वो चीज़ के जिससे दूसरे पक्ष को अशांति महसूस हो, वही क्रूरता कहलाती है। ठीक है, तो गाली गलौज करना, शक करना, मारपीट करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, जिससे रिश्ता बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे कैटेगरी को क्रूरता कहेंगे। इसमें मेंटल और फिज़िकल हरासमेंट दोनों आता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर पैदा होती है दोनों के बीच में और बिल्कुल ही रहना मुश्किल हो जाता है ऐसे आदमी के साथ में, तो पत्नी बिल्कुल अपने पति से अलग हो सकती है। ठीक है, और इस केस में वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने पति से। तो यदि पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, अगर देखो पति को एक कुष्ठ रोग हो रखा है, तो भी पत्नी उसके साथ रहने के लिए इनकार कर सकती है। इसमें भी उसका लीगल राइट है मेंटेनेंस का, वो सेफ रहता है। पति दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न है कि पत्नी उससे अलग रह सकती है। ठीक है, हालांकि पत्नी निम्नलिखित परिस्थितियों में रखरखाव का दावा करने की हकदार नहीं है। वो है कि वह दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गई है, वह व्यभिचार के दोषी है। व्यभिचार है मतलब शादीशुदा होने के बाद किसी पराये मर्द के साथ शारीरिक संबंध जब रखते हैं, उसे व्यभिचार कहते हैं। ठीक है, तो वह व्यभिचार का दोषी है, अर्थात वह किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त है। ठीक है, उसके तलाक के बाद पुनर्विवाह कर लिया है। अगर पत्नी ने तलाक के बाद पुनर्विवाह कर लिया है, तो इन हालातों में वो धारा 125 CRPC की मदद नहीं ले सकती। ये उसको बिल्कुल उसके फेवर में नहीं जाएगा। और ये सब हालात है, जो परिस्थितियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि किन हालातों में एक पत्नी या माइनर चिल्ड्रेन, हाँ पत्नी और जो भी डिपेंडेंट है, किन हालातों में अपने मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हेड ऑफ़ द फैमिली से। तो ये सवाल आता है कि जो वाइफ है, अगर वो इन सिचुएशन को फेस कर रही है तो केस कहाँ फाइल करे, तो वो अपने ससुर मायके में केस फाइल कर सकती है मेंटेनेंस का, और ससुराल में भी कर सकती है, या फिर जहाँ पति पत्नी साथ रहे थे, पिछले जगह जो भी सिटी में रहे थे, वहाँ पे भी वो मेंटेनेंस का सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, तो यही सब सिचुएशंस हैं। आजकल शादी में बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, तो और बहुत सारी महिलाएं कोशिश करती हैं कि हम थोड़ा समझदारी से काम ले, थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले, पति कहीं ना कहीं बदल जाएगा। लेकिन
मेरे ख़्याल से हम अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि सही में वो इंसान आपके साथ रहने के लायक है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ये सब सही है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिए। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है आप मैरिटल लाइफ में फेस कर रहे हो, अगर आपके साथ फिजिकल वायलेंस हो रहा हो, मेंटल वायलेंस हो रहा हो, हरासमेंट हो रही हो, किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको एडवाइस करने की कोशिश करूँगी। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए अगर मेरी जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, मैं अगर कोई आपकी मदद कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए मेरी जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उस जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। ये जो मेरा चैनल है वुमेन्स राइट के लिए ही मैं बना रही हूँ। सारी महिलाओं के अधिकार मैं यहाँ पे बताऊँगी और ये आपका दूसरा अधिकार है कि पहला अधिकार मैंने वीडियो में बताया है, ये दूसरा अधिकार है कि आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो अपने पति से। महिलाओं मैं आपको कहना चाहूँगी कि सारी महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी, मेरी सहेलियों से कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत शक्तिशाली हो। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप हर चीज़ को फेस कर सकती हो। लेकिन ये एक बात याद रखना, झूठा दावा मत करिए, झूठे केस में आदमी को मत फंसाइए। आदमी होने की उसको सज़ा मत दीजिए, उसकी गलत हरकतों की उसको सज़ा दीजिए। राइट, आप भी उसको सही रास्ता दिखा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल में बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।